आज रिकवरी देखेंगे ना। क्या देखेंगे? वो रिकवरी मतलब जो, सॉरी, हाँ, वी नहीं नहीं, शेप, डब्ल्यू शेप। वो रिकवरी तो पता ही है, उसमें क्या देखना है, आई थिंक वो तो अंडरस्टूड ही है। कहते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, आज क्वेश्चन शुरू 20 से शुरू करना था, बैंकिंग सेक्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलो पढ़ो 2000 पढ़ो। रुपए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड in the asset of a commercial bank in India? Advances, investment, deposit, money at call and short notice. आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है, रिसेंट है ये। बताओ शाश्वत जी, क्या होगा इसका आंसर? Money at call and short notice. सी इसका है। डिपॉजिट डिपॉजिट होगा इसका आंसर। Commercial bank है ना? हम्म। अगर बिकॉज So डिपॉजिट which आया है is तो not वापस भी included देना in the. पड़ेगा ना। करेक्ट, वो उसके लिए लाइबिलिटी है, उसका एसेट नहीं है। ठीक है, कमर्शियल बैंक के लिए लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि Oh. लोगों ने पैसा वहां पे डिपॉजिट किया है। ठीक है, आंसर रीड कर देते हैं। Deposit of banks form the liabilities, loan, advances, investment, finance, etc. form asset. Assets generate revenue for the bank. ठीक है, एसेट क्या होता है? जो कि जनरेट करेगा रेवेन्यू बैंक के लिए। डिपॉजिट के ऊपर तो उसे सामने से ब्याज देना पड़ता है ना, इंटरेस्ट देना पड़ता है डिपॉजिट के ऊपर। हाँ तो उसके लिए इंटरेस्ट कोई बना, मतलब उसके लिए कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट करा वो डिपॉजिट। नेक्स्ट। हाँ सही है. Then are public sector banks selected by banks for Bureau Bank of India, Union Finance Ministry. इनकी नहीं है. आवाज मेरे को ही बी कट है रही क्या है। कुछ देखिए. मुझे भी कट रही है। हाँ। इसका बैंक बोर्ड ब्यूरो होगा ना। ऐसा है. बैंक बोर्ड ब्यूरो। वो अभी दो पोस्ट होती है, जो चेयरमैन और एक और सीईओ, उन दोनों को अलग अलग कर दिया था। अच्छा, हर बैंक का ना? हाँ, हर बैंक का। ठीक है। क्योंकि वो काफी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था डिसीजन मेकिंग में। Okay, Triple B is an autonomous body of eminent professionals and officials for public sector banks. It was announced by Union government in August 2015 as part of 7-point इंद्रधनुष scheme. Okay. इंद्रधनुष स्कीम हमने और भी कहाँ पे पढ़ी है, और किस एरिया में पढ़ी थी इंद्रधनुष? हेल्थ में। हाँ, वैक्सीनेशन में। इम्यूनाइजेशन वाले में। करेक्ट। So Mission Indradhanush to revamp public sector banks and started functioning in 2016. क्या तो जेनेसिस इसका वो इंद्रधनुष मिशन के अंदर है, और it had replaced the appointment board of government as recommended by पीजे नायक कमेटी। ठीक है, तो इसके पीछे पीजे नायक कमेटी का हाथ था। और फंक्शंस क्या है? गिव रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, appointment of full-time directors as well as non-executive chairman of public sector bank. Then give advice to public sector banks in developing differentiated strategies for raising funds through innovative financial methods and instrument to deal with the issue of stress result. ठीक है, तो थोड़ा उसमें वो इस तरीके से जो कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस है उस चीज को भी वो लोग ऐड ऑन करें। ठीक है, उसके लिए भी एक ये था कि इनोवेटिव फाइनेंशियल मेथड्स लेके आए। देन गाइड मर्जर्स ऑन guide banks on mergers and consolidation and governance issue related to bad loans problem among other issues। ठीक है, वो जो बैड लोन्स का इशू है या जो मर्ज करना है या कंसोलिडेट करना है उसके ऊपर भी वो एक प्रोफेशनल एडवाइस देंगे। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो ट्रिपल बी कंप्राइजेज ऑफ 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट से आते हैं एंड 3 एक्सपर्ट मेंबर्स, 2 ऑफ विच आर फ्रॉम द प्राइवेट इन एडिशन टू द चेयरमैन। ठीक है, तो चेयरमैन भी प्राइवेट सेक्टर से आता है, और उसके अलावा 2 और जो मेंबर्स है प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। बाकी जो 3 है वो एक्स ऑफिशियो रहते हैं और गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एमपीसी कमेटी जैसा ही कंपोजिशन है इसका भी। और इतना ही है इसमें प्रॉब्लम।
इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना एक और रिफॉर्म है, जैसे कोई, जैसे अपन लोग बच्चे एग्जाम्स देते हैं ना, तो आईबीपीएस और ये सब अलग अलग एग्जाम्स होते हैं ना, तो उसके लिए एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट होगा, सेट है शायद, ताकि बार बार नहीं देना। एनआरए, तो एनआरए है ना। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ओ सीईटी, हाँ 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 हाँ। हम्म, ये एनआरए जो है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो एसएससी कंडक्ट करता है ना, और रेलवेज, इनको मर्ज कर दिया गया है। हाँ, उनका टीयर 1 जो है वो मर्ज कर दिया उसने। और ये वाली शायद बैंक्स वालों के लिए, अदर देन जैसे आरबीआई और आईबीपीएस के अलावा वाली बैंक्स के लिए शायद। चेक कर लेना सेट का किसके लिए है। अभी प्रपोज्ड है शायद। With reference to the governance of public sector bank in India, consider the following statement. Capital infusion into public sector banks by Government of India has steadily increased in the last decade. To put the public sector banks in order, the merger of Associated Bank with the parent SBI has been affected. फर्स्ट का अगर हम बात करें तो स्टेडीली लिख रहा है। जनरली गलत होता है। हाँ, स्टेडीली जहाँ पे लिखता है ना वो जनरली गलत रहता है। ठीक है, तो और किसी को कोई इस पे मतलब पढ़ा हो किसी ने इसको। सेकंड वाला टू पुट, बोलो। पब्लिक सेक्टर बैंक है ना? ना ना ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आई वाज टेकिंग एग्जांपल ऑफ यस बैंक। ना ना ना, ये सही नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक है ना? Public sector, to put public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent SBI has been affected. 2016 में हुआ था ना शायद। काफी पुराना था ये तो। आई थिंक ये सही है सेकंड वाला। हाँ, सेकंड तो सही लग रहा है। क्योंकि एसोसिएट बैंक्स वगैरह ज़्यादा काम नहीं करते तो उनको मर्ज कर देते हैं, तो उनका इंफ्रा वगैरह सब काम आ जाता है। हाँ, वो करे थे ना, बहुत सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया था एसबीआई के अंदर। छोटे छोटे एसबीआई थे, बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप का, इस टाइप के छोटे छोटे बैंक्स हाँ, मर्ज कर हैदराबाद था एक शायद। हैदराबाद, मैसूर। ठीक है। 22 का सी इज द आंसर। तो पहला तो अपन गलत बताया था, तो वो नहीं है। Recapitalization of PSBs according to CAG. The government had infused 1 lakh crore in PSBs. कोई आगे पढ़ दो यार इसको। 1 lakh crore in PSB between 2008-9 to 16-17. Recapitalization effort announced by government in 2017. तो ये अनाउंस हुआ था 2017 में। The government has announced a major recapitalization drive in 2017 by utilizing 3 channels: budget, market borrowings and issue of recapitalization bond. तो 3 तरीके से इन्होंने रिकैपिटलाइज किया था, एक तो बजट, मार्केट से बोरोइंग्स करके, और इशू ऑफ रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। तो बजटरी एलोकेशंस है, गवर्नमेंट विल बाय 18,000 करोड़ के पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयर्स। मार्केट बोरोइंग में था कि पीएसबी विल मोबिलाइज रुपीज 58,000 करोड़ फ्रॉम मार्केट थ्रू बोरोइंग्स। और रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में था कि गवर्नमेंट विल इशू बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड वर्थ रुपीज 1,35,000 crore, which will be used to buy more shares in public sector banks. So State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Travancore. Besides Bhartiya Mahila Bank, ये वही वाला बैंक है, merged with SBI with effect from 1st April 2017. करेक्ट। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी इसका कहाँ जिक्र किया था? हाँ, कल ये जो बैंक था ये कहाँ, किस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया था इसका? वो बंद कर दे। एक सेकंड, लक्ष्मी विलास बैंक अलग है और भारतीय महिला। हाँ, वो लक्ष्मी विलास वाले में आप बात कर रहे हैं। आई थिंक वो इसमें अलग ही है ये तो। सही है। अलग है ये, ठीक है।
तो मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में वो शायद वो बात कर रहा था, वो अभी भी सेपरेट ही है, एंटिटी है, और उसमें भी 2-3 बैंक का मर्जर हो गया था, ठीक है। हाँ, उसमें है ना बैंक ऑफ बड़ौदा में यूटीआई आ गया है ना, और ओबीसी बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और नहीं नहीं, वो तो पंजाब नेशनल में है। पीएनबी में यूटीआई आया था, सॉरी यूनियन बैंक आया था, और ओबीसी आया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते यूनियन या हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड आई थिंक। एक सेकंड, कंपोजिशन देख ही लेते हैं। ठीक है, बैंक मर्जर। देना बैंक है, विजय बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। किसमें मर्ज हो गए? बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक मर्ज हो गए हैं। हाँ ये देखो, हाँ सही बोला आपने। पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, वो पीएनबी में मर्ज हो गए। मतलब पीएनबी हो गया नई एंटिटी, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, वो सब मिलके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। और इंडियन बैंक और इलाहाबाद जो है बैंक, वो इंडियन बैंक हो गया, और कैनरा और सिंडिकेट कैनरा बैंक हो गया, ठीक है। तो ये मर्ज एंटिटीज थी। Now the total number of PSPs after consolidation has come down to 12 from 27, ठीक है। अर्लियर मर्जर हुआ था वहां पे विजय बैंक एंड देना बैंक ऑफ बैंक बोर्ड इफेक्टिव, तो ये चीजें थी। एक अच्छा, बोलो। एक इंदिरा गांधी के टाइम भी तो हुआ था ना मर्जर कुछ। इंदिरा गांधी के समय नाबार्ड आया था ना। नाबार्ड आया था 74 में आया था। 74 में आया था। और नेशनलाइजेशन हुआ कब था? 69 में। हाँ 69 69 में हुआ था। ये भी इंदिरा गांधी के टाइम ही ना। इस पे क्वेश्चन आया था ना प्रीलिम्स में, वो अरेंज करने में क्रोनोलॉजिकली। वो एसबीआई से करा था पहले, उसमें एसबीआई था, एयर इंडिया था, आई थिंक आरबीआई भी था, ऐसा करके एसबीआई, आरबीआई गोवा का था, और नेशनलाइजेशन ऑफ ये था। वो एयर इंडिया। ये चार थे। नाबार्ड 1982 में आया है। 82 पुराने में, खिलाड़ी हो शायद, 74 याद क्वेश्चन है। भी याद है। 74 में आया है, और आई थिंक 75 में एक्ट बनाया था उसके लिए उन लोगों ने, नाबार्ड के लिए। ये नहीं कितना सर, अटेम्प्ट है? वो आरआरबी के लिए था, सॉरी। हाँ आरआरबी बनाया था, नाबार्ड शायद फिर अलग से आया होगा। अपन ने इसकी भी तो एक क्रोनोलॉजी याद करी थी ना, यूएलबीज, आरआरबी और नाबार्ड वगैरह की, या नहीं करी थी? हाँ ऐसे तो आई थिंक नहीं कर रहे थे। तो ठीक है, अभी तक क्या क्या आया है? नाबार्ड आया है 1982, आरआरबी का पक्का है 1974। सब पता है। ठीक है, ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, नाबार्ड का स्टैट्यूटरी बॉडी 1982 में, और ये एक्ट जो था 81 का एक्ट था, ठीक है। और कुछ काम नाबार्ड अब किसके अंडर काम करता है? ये इज इट इन एम्बिट ऑफ ये आरबीआई? कैपिटल इन्फ्यूज हाँ कैपिटल इन्फ्यूज करता है, और आई थिंक अब तो उसके अंडर होगा ये ना, गवर्नमेंट के अंडर। कैपिटल इन्फ्यूजन बोला था ना, मतलब स्टेडीली इंक्रीज हुआ है इन लास्ट डेकेड, ऐसे बोला था ना ऑप्शन 1। यही बोला था। तो मुझे लगता है ये गलत होगा स्टेटमेंट, एक बार आंसर चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर शायद गलत दिया हो। 21 का। तो 22 का ये वाला कर रहे थे ना हम। चेक हाँ करता हूँ एक बार। लास्ट।
Sustainable land management. UNCCD. Second. कैपिटल इन्फ्यूजन करें। मिला कुछ? अरे आज तो बात नहीं, काफी भारी जा रहा है। ठीक है, आई थिंक यार इस पे मिल नहीं रहा, अपन बाद में देखेंगे इसको, मैं मार्क कर लेता हूँ। नहीं ये रहा। With reference to the public sector bank, consider the following statement. Capital infusion in the public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. इसका आंसर हाँ डी दिया हुआ है। Difficulty लिखा हुआ है tough because data interpretation asked in first statement and by use of logical guessing. It seems correct that government is in habit of throwing good money after bad one. ठीक है, but because logical guessing is incorrect. ठीक है, मतलब हमने यहाँ तक तो सही काम कर लिया था। और फिर ये क्या है, फंड इंजेक्शंस अगेंस्ट गेन, और ये है कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसे वेरी कर रहा है, तो स्टेडीली इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट स्टेडीली इंक्रीजिंग, देयर हैज बीन फॉल्स इन बिटवीन। ग्राफ इज टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस 2017 July. Last year also data interpretation was asked, went with the literal expression of steadily increasing, hence we have to go by that only and disregard cumulative amount under Indradhanush 70,000 crore and ease package. Second statement तो वो सही है, ठीक है, मतलब इसका सेकंड ही बना था, ये इसने गलत दे दिया यहाँ पे। इस ग्राफ में एक चीज है कि 2015-16 में ना नेट प्रॉफिट और जो नेट था प्रॉफिट वो नेगेटिव में चला गया था। टोटल नेट प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस ही हो रहा था बेसिकली। और ये रेड लाइन कैपिटल इन्फ्यूजन था जो ठीक ठाक चल रहा है। मतलब यही जो पैसा है वो गवर्नमेंट इन्फ्यूज कर रही है, बट अगर हम इस ग्राफ को देखें स्टेडीली इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक ठीक है, नेक्स्ट धन आता है कौन सा, which of the following terms indicate a mechanism used by commercial banks for providing credit to the government? Cash reserve ratio, debt service obligation, liquidity adjustment facilities, SLR. कैश रिजर्व रेशियो तो खुद के पास रखते हैं ना। डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज नॉर्मली विंडोज होती है ना जो ओपन करते हैं म्यूचुअल फंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। ये लेफ्ट में तो वही आ जाते हैं, आई थिंक, तो रेपो ये सब नहीं आ जाते लेफ्ट में। सारी आ जाते हैं, CRR और ये सब जो चीजें होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जो होते हैं वो सारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो DSO लग रहा है क्या? डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन वही लग रहा है यार, बाकी सब तो आई थिंक इनसे गवर्नमेंट का तो लेना देना नहीं लग रहा। CRR और ये सब LF की तो सब वो RBI करता है। आई थिंक B होना चाहिए उस लॉजिक से इसका। Are you sure CRR और SLR लेफ्ट में आता है? कि जहां तक मुझे पता था सिर्फ रिवर्स रेपो और रेपो रेट ये दोनों आते हैं। देख सकते हैं एक बार। क्या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट आई हाँ। थिंक सारे ही आते हैं, SLR भी, क्योंकि वो भी तो लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए ही किया जाता है ना, उसका मतलब जो भी यूज। पता नहीं, मैंने तो मृणाल से नोट्स बनाए थे तो उसने सिर्फ रेपो और रिवर्स रेपो को इंक्लूड किया था। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार।
होना चाहिए SLR, एक बार चेक कर लो। MSF Liquidity adjustment facility is a tool used by monetary policy, primarily by Reserve Bank, okay, to repose or to make loans to RBI through reverse repo. The arrangement is effective in managing liquidity pressures, assuring basic stability in the financial market. ठीक है. 19 ये आया था नरसिम्हन कमेटी से. नरसिम्हम के दो कमिटीज आई थी, 91 और 98 दोनों, ये सेकंड वाली में आई। ठीक है. और तो यार मृणाल के नोट्स में SLR क्यों नहीं है, वो दिया हुआ है क्या? नहीं, ये तो उसने नहीं बताया, पर जब वो पढ़ा रहा था तो उसने सिर्फ लैफ में यही दोनों इंक्लूड किए थे। CRR और SLR तो पहले ही पढ़ा दिए थे, उसमें कुछ उसको लिंक नहीं किया था। इस अभी जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें भी तो सिर्फ दो ही चीजें बताई उन लोगों ने। और अगर टर्म्स के हिसाब से भी जाए ना, जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो रिवर्स और एक सेकेंड. हाँ, यहाँ पे लिख रहा है लिक्विडिटी ऑफ अ मोर ड्यूरेबल नेचर आर मैनेज विद अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक कैश रिजर्व रेशियो एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. द ऑपरेशन ऑफ लैफ आर conducted by way of purchase agreement, repos and reverse repo, with RBI being the counterparty to all transactions. Repo or repurchase option is collateralized lending. That is, banks borrow money from Reserve Bank of India to meet short term by selling RBI within agreement to repurchase the same at a predetermined rate and date. The rate charged by RBI for this transaction is called repo, and repo operation therefore inject into system. Reverse repo का पता ही है. The collateral used for repo and reverse repo comprise primarily of the Government of India securities. The LAF banks are permitted to borrow only a certain percentage of its NDTL. In case the bank requires more fund beyond what is permissible under LAF, it can access through marginal standing facility. ठीक है. ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वही है ना जिसमें SLR अपन रखवा सकते हैं एज अ कोलैटरल? वही है. कल अपन ने देखा था ना 1% हायर रहता है, वो एक चीज है. तो लिक्विडिटी ऑफ अ मोर ड्यूरेबल नेचर मैनेज विद अदर इंस्ट्रूमेंट, तो मतलब LAF के अंडर नहीं आता है ये. ओके, थैंक यू। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को और क्या कह सकते हैं? मतलब ऑपरेशन ट्विस्ट जो हुआ था वो यही था क्या, OMOs बेचो और खरीदो? ओपन मार्केट ऑपरेशन। आई थिंक वो शायद पता नहीं है. दोबारा बोलो एक बार अदिति। ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ये OMO ही है क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन? नहीं, अलग है, अलग है, अलग है। ये अलग है. एक्सपैंड और रिड्यूस कर सकते हैं लिक्विडिटी, पर MSS में इट्स मेनली टू रिड्यूस लिक्विडिटी। MSS में सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं या ऐसा मृणाल ने कहा है। आई एम वेरी शेकी इन इकोनॉमिक्स, तो मैंने उसने जो कहा है वो सब मैंने लिख लिया था अपने नोट्स। ये शेकी का क्या मीनिंग होता है? शेकी मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर। ओह, आई एम वेरी इससे वीक इन बोलना. इकोनॉमिक्स And I am very weak in English. MSS are issued with the objective of providing the RBI with stock of securities with which it can intervene in the market for managing liquidity. So ये RBI under YV Reddy initiated scheme in 2004. These are special bonds on behalf of government by RBI for specific purpose of mopping up the excess liquidity in the system. Excess liquidity when regular government's bond prove inadequate. These are mostly short tenure bonds of usually 6 months, but the tenure differs depending on zoom out कर दो, पढ़ लूंगी।
Securities, कहाँ थे? But the tenure differs depending on the requirement. The bonds issued under MSS have all attributes of existing treasury bill and dated securities. ठीक है, ये दोनों भी होते हैं उसमें. These securities will be issued by way of auctions to be conducted by RBI. तो RBI ऑप्शन करता है पैसा जब गवर्नमेंट को चाहिए होता है, उसके रेगुलर कोटे के अलावा भी अगर और चाहिए गवर्नमेंट को पैसा तो ठीक है, तो ये MSS यूज करता है. द टाइमिंग ऑफ इशुएंस, amount and tenure of such securities will be decided by RBI. The money obtained under MSS should be kept with RBI in a separate account called MSS account. It should not be transferred to the government. This is because if it is transferred, government will spend the money in economy, thereby adding to liquidity. Interest payment have to be given to institutions who buy bond. Here, for the interest payment, the government allocates money from its budget to RBI. This expenditure to service interest payment for MSB is called carrying cost. अभी ये 1-2 साल पुराना क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो नहीं, ये करंट अफेयर्स में आया था कि RBI ने कुछ पैसे दिए थे ना सरकार को, कुछ केस वगैरह कुछ चल रहा था. अरे वो सुनील जालान वाली कमेटी थी ना, उसने बोला था कि इतना अमाउंट दे सकते हो आप उसको. सुनील जलान, बिमल जलान. सॉरी बिमल जलान, सॉरी बिमल जलान. 1.2 लाख करोड़ वो ले लिया था RBI से, वही वाला ना? हाँ वही वाला. हाँ, वही. वो क्या है, उसको क्या बोलते हो इकोनॉमिक टर्म्स में? नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा यार. आई थिंक कुछ एक्सट्रैक्शन कुछ ऐसा करके था उसका. गिफ्ट ऑपरेशन, मतलब पैसे लिया था ऐसा कह रहे हो? पैसे कुछ केस लगा था ना RBI के प्रॉफिट से, मतलब गवर्नमेंट ने ले लिया था पैसा, मतलब. हाँ वो मतलब उसको जो सरप्लस पैसा होता है ना वो अपने पास स्टोर करके रख लेता है ताकि कोई कॉन्टिजेंसी हो तो वहां पे वो यूज कर सके. ये नाम था इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. ठीक है, और इसके अंदर उसने इतना पैसा ट्रांसफर किया था. ठीक है, वही ये टर्म याद नहीं था. सही, धन्यवाद जी. ये बताओ, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज किया जाता है ना? अप टू 364 डेज. 364 डेज मैक्सिमम, और 91 और बीच में 184 के लिए भी है. CMB कुछ कहते हैं ना, क्या होता है वो? अप टू 90 डेज वाला कैश मैनेजमेंट बिल होता है ना वो. डिपॉजिट्स है, कैश मैनेजमेंट डिपॉजिट. और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप टू 2 इयर्स मैच्योरिटी. इसकी एक टेबल है ना मृणाल में कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की क्या क्या इशू करता है फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग, और कॉर्पोरेट्स क्या इशू कर सकते हैं फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग. मैं सेंड कर दूंगा. हाँ यार, फिर वो ना उससे डायरेक्ट रिवीजन हो जाएगा, उसमें सब कुछ दिया रहता है और छोटी किसी के पास PDF है क्या उसका, मुरनाल वाले का? एक मिनट देखती हूँ. ग्रुप्स में होगा, एग्जाम में देखता हूँ. हाँ मेरा लेटेस्ट वाला होना तो डाल देना, तो अपन उस पर डायरेक्टली रेफर कर लिया करेंगे. मेरे पास है. कौन सा चाहिए, बैंक वाले का? पूरे का चाहिए. PDF तो बहुत है अभी इंस्टेंट कौन सा चाहिए? एक साथ पूरा नहीं है. हाँ नहीं, एक साथ वाला हो ना वो बता देना, तो अपन सीधा उसमें से रेफर कर लिया करेंगे, वही मार्क कर दिया करेंगे. मैं तो डाउनलोड कर रही थी अभी, इसलिए. हमारे पास 2021 वाला है दीदी. हाँ और मेरे पास 2020 का था. ठीक है, वो कोई नहीं, वो तो कल कर लेंगे. आई थिंक मैं ही ढूंढ लूंगा, उसमें चिंता वाली बात नहीं. अभी ये तो कर लेते हैं. ठीक. रीड कर लो ये 23 का D. So SLR is the minimum percentage of deposits that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold or government securities. ठीक है, और CRR से कैश. दोनों हैंडआउट. आवाज नहीं आ रही शक्तिमान. अरे वो ग्रुप पे मैंने भेज दिए हैं दोनों PDF, पार्ट 1 पार्ट 2 के. नहीं आया क्या? थोड़ा ज्यादा. ठीक है.
हाँ वो हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब पता नहीं है, इसमें पूरा होगा मतलब, मुझे किसी ने भेजा था। 2021 वाला ये शिवम। हाँ हाँ हाँ। ओके। SLR component have government securities. By buying government security, banks provide to the government. तो क्वेश्चन था, which of the following terms indicate mechanism used by commercial bank for providing credit to government? क्रेडिट टू गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं समझ में आया यार, किसी को आएगा ये समझ में? 24. 23। ना हाँ 23 ना, हाँ मतलब 23 में। इस मैकेनिज्म के थ्रू जो नॉर्मल बैंक्स है ना, कमर्शियल बैंक्स, जितनी भी हम्म, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट दोनों मिला के, वो कैसे गवर्नमेंट को पैसा देती हैं, उनको क्रेडिट चाहिए था ना, वो भी बोरिंग करती ना, या तो मार्केट से बोरिंग करती हैं या फिर गवर्नमेंट बैंक से बोरिंग करती हैं, ओपन मार्केट हम्म। बोरिंग करती हैं बैंक से। तो बैंक से बोरिंग किस मैकेनिज्म के थ्रू करती हैं, ये पूछा है। तो इसके अंदर तो यार आरबीआई नहीं डिसाइड करता, उसमें इसका गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? एल नहीं नहीं, आरबीआई तो अलाउ या डिसअलाउ करता है, गवर्नमेंट तो किसी से भी पैसे उठा सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी उठा सकते हो। ऑप्शन क्या क्या है? आई थिंक अच्छा उसमें ये कारण है ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसको कुछ ना कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो आई थिंक वो एक तरीका है कि गवर्नमेंट के पास क्रेडिट आता है उस चीज का, तो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज कर रही हैं, तो उसमें क्योंकि सीआरआर में तो सारा के सारा कैश में रखना पड़ता है, एसएलआर में उनको लिबर्टी होती है कि वो कुछ अमाउंट उसमें भी रख सकते हैं। नहीं, ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट लोन कैसे ले सकती है। तो गवर्नमेंट बेसिकली लोन सिक्योरिटी दे के रखती है, वो अपनी सिक्योरिटी मार्केट में जारी करती है, और मतलब मार्केट में भी करती है और बैंक को भी देती है। तो बैंक से पैसा सिक्योरिटीज के थ्रू उठाती है, तो वही होगा करेक्ट। ऐसा लगा। सही बोल रहे हो। क्योंकि ये कैश एलएफ। के साथ कैश में ही रहता है, उसमें बैंक सिक्योरिटीज अलाउड नहीं है। तो करेक्ट करेक्ट। गवर्नमेंट वो 4% से पैसा नहीं उठा सकती, वो 18% वाले से पैसा बैंकों से ले लेती है। और ये ठीक है। डेट सर्विस ऑब्लिगेशन, ये एग्जैक्टली पता है? देख लेते हैं इसको भी। अच्छा ये बताओ, मतलब गवर्नमेंट जो पैसा बोरो करेगी वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू ही करेगी या फिर डायरेक्ट बैंक के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करके कर सकती है? गवर्नमेंट के पास ओपन करेगा। मार्केट ऑपरेशन सिर्फ आरबीआई कर सकता है। गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू ही पैसे उठाती है, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो किसी को भी दे सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को देती है, और वो आरबीआई के थ्रू राउट होके ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जाती है। अदरवाइज गवर्नमेंट हमको भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के हम उनको पैसा दे सकते हैं, गवर्नमेंट को, ऐसा। करेक्ट। थैंक यू। डेट सर्विस ऑब्लिगेशन, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ऑब्लिगेशन डेट डेफिनेशन। सर्विस ऑब्लिगेशन इज जस्ट रीपेमेंट ऑफ डेट, जो है वो मतलब जो ऑलरेडी पैसा उठाया हुआ है उसको वापस करने के लिए जो ऑब्लिगेशन होता है, जिसमें डेट प्लस उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट देने के लिए जो गवर्नमेंट को निकाल के रखना पड़ता है बाजू में, सो दैट इज डेट सर्विस ऑब्लिगेशन। वो रिपेमेंट वाला टर्म है, तो ये बोरोइंग में वो नहीं यूज होगा, सही कह रहा है। तो इसलिए एसएलआर इज द राइट आंसर। इसी में आई थिंक सिंकिंग फंड इसी डायरेक्शन में एक वो चीज है ना, हाँ हाँ। गवर्नमेंट पहले से प्रोविजन करके रखती है कि कुछ कुछ पैसा हमें सेव करना पड़ेगा, कुछ कुछ पैसा सेव करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली, ताकि आगे हम जो है उसको जब लोन देने की बारी आए तो इजीली रिपे कर सकें। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। With the reference to the NBFC in India, consider the following statements. They cannot engage in acquisition of securities issued by the government. They cannot accept demand deposits like savings account. दोनों सही लग रहा है ना? वो सही लग रहा है। सिक्योरिटीज तो कर सकते हैं ना? हाँ, ये कर सकते हैं क्योंकि वो मार्केट में उड़ती है। राइट राइट राइट। हाँ तो सेकंड गलत, सेकंड सही है, फर्स्ट गलत लग रहा था। हाँ सही है। सेकंड सही तो नहीं है, वो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं रख सकती एनबीएफसीज, वो यही तो सिर्फ लिखा फिक्स है, डिपॉजिट लंबी वाली रख सकती है, वो भी जो एनबीएफसी डी होते हैं। कैन नॉट एक लिख रहा है यहाँ पे। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो 2 सही होना चाहिए और 1 गलत। क्वेश्चन नंबर 24 बी। ठीक है,
तो NBFC क्या है? These are establishments that provide financial services and banking facility without meeting the legal definition of bank. Hence, they are frequently referred to as shadow banks. They are covered under RBI's regulation, laid down by the Reserve Bank of India, and provide banking services like loan, credit facility, TFC, retirement planning, investing, and stocking in the money market. However, they are restricted from taking any form of deposit from general public. However, certain types of deposit taking NBFCs are allowed to take deposits. But overall देखा जाए तो usually they don't take deposits. Okay. Next 25. फिर बाकी लोग को समझ में आ गया ना ये वाला किसी को क्या कह रहा है? पेटीएम बैंक से ना डिपॉजिट ले सकते हैं? क्या पेटीएम तो वो पेमेंट बैंक है ना, वो तो स्पेशल कैटेगरी ही है बैंक का. ऐसा चल तो रहा है ना कि कर सकते हैं अभी कुछ 10,000 तक, मतलब लोन भी ले सकते हैं. नहीं, लोन का तो नहीं. लोन नहीं ले सकते, वो पेमेंट बैंक की कैटेगरी में आ जाता है ना, वो तो सेपरेट एंटिटी हो गया अब. ठीक है. अभी शायद पेमेंट इन सबको बैंक्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने की बात चल रही है. इजी शायद ऐसा ही था ना. बट सही है. 10 साल बाद का ऐसा कुछ प्रोबेशन पीरियड होता है ना कि अगर काम कर रहा है अच्छे से फिर 10 साल बाद ये ऐसे. प्रॉब्लम ये हो रही है इनमें से क्योंकि अगर ये लोग डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेंगे तो पैसा मोबिलाइज करने में इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. क्योंकि अगर मान लो ये कॉमन आदमी से पैसा नहीं ले रहे हैं कुछ इंटरेस्ट लेके, तो मार्केट में पैसे मोबिलाइज करते हैं ना ये लोग, उसी से इंटरेस्ट कमाते हैं. तो इसी ये प्रॉब्लम हो रही है. स्मॉल फाइनेंस बैंक शायद पैसा ले सकते हैं ना, शायद उनका कुछ मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट ले सकते हैं. पेमेंट भी ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक वो है कि लिमिट है कि 1 लाख से ज्यादा नहीं ले सकता. और उसको भी 75% जो है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. काफी लिमिटेशंस है ना. लिमिटेशन काफी ज्यादा है. तो वो लॉन्ग टर्म में उनके लिए यही है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाओ और फिर आगे बैंक में एक्सट्रपोलेट कर सकते हो. अभी कितना है फंडिंग? 100 crore ना एक सेटअप करने के लिए. क्या सेटअप करने के लिए? SFB. देखना पड़ेगा यार, और देखते हैं. चलो SAPs के बारे में पढ़ लेते हैं. स्मॉल फाइनेंस. ठीक है. Small finance bank are financial institutions which provide financial services to unserved and unbanked region of the country. Registered under Companies Act 2013. Objective क्या है? Access to financial services, basic banking services, alternative institution. तो रेगुलेशन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, DICGC एक्ट 1961. और SFB will be given scheduled bank status once they commence their operation and found suitable as per Section 42 of RBI Act 1934. Eligibility criteria का क्या है? पहला है resident individual or professionals or singly or jointly, each having at least 10 years of experience in banking and finance at a senior level, and companies and societies in the private sector. तो क्या है? Running at least for a period of 5 years as eligible as promoters to set up small finance bank. एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल या फिर प्रोमोटर के हिसाब से 5 साल. फिर आते हैं एग्जिस्टिंग NBFC, माइक्रो फाइनेंस बैंक, MFIs, local area banks in the private sector that are controlled by resident having successful track record of running their business for at least 5 साल can opt for conversion into small finance bank. NBFC, local area bank और MFI 5 साल.
However, joint ventures by different promoters of group for the purpose of setting small finance bank are not permitted. Joint venture by promoter allow नहीं है. तो दूसरा आता है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूज CBs. These are desirous of voluntarily converting into small finance banks may voluntarily transform from urban cooperative bank to a small finance bank. Minimum net worth है 100 crore from the date of commencement of business. However, they will have to increase the minimum net worth to 200 crore from within 5 years from the date of commencement of business. ठीक है. 5 years के अंदर 200 करोड़ जो है वो पेड अप कैपिटल करना पड़ेगा. और तो कुछ नहीं इम्पोर्टेंट. कैपिटल एक बैंकिंग क्लासिफिकेशन की एक पिक भेज दी मैंने ग्रुप पे. सिर्फ किसी को थोड़ा समझ में आ रहा हो तो क्लियर है क्या थोड़ा? ठीक है. बैंक्स और एनबीएफसी में क्लासिफिकेशन कर रखा है. तो कमर्शियल बैंक में शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स हो गए. शेड्यूल में आपका प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक. ये सारे शेड्यूल में आ जाते हैं. ये आरबीआई का वो जो 1934 वाला एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है. ठीक है, ये सारे. देन नॉन शेड्यूल बैंक में लोकल एरिया बैंक्स आ जाते हैं. ठीक है. एक सेकेंड, पक्का हो ये 35 वाले में मेंशन है या 49 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में? नहीं, वो तो वहां पे तो मेंशन ही होंगे, लेकिन आरबीआई में ऐसा है ना कि कमर्शियल बैंक एक मेंशन है ना कि शेड्यूल 2 में शायद कुछ ऐसा है कि जितने भी शेड्यूल में मेंशन है वो कमर्शियल बैंक, वो ऐसा है ना कि शेड्यूल बैंक्स की रेगुलेशन के लिए वो एक्ट में डाला जाएगा तभी एक्ट कर पाएंगे. तो वो मेंशन्ड है. बैंक में तो होगा ही बैंकिंग रेगुलेशन. ठीक है. तो दोनों में मेंशन है, राइट? बैंकिंग हाँ, रेगुलेशन में भी और आरबीआई एक्ट 1935 में भी है. शेड्यूल आई थिंक वो उसके एक्ट में है. हाँ, शेड्यूल वाला तो Schedule आरबीआई two एक्ट में है. उन्होंने नाम ही इसलिए रखा है. नेक्स्ट कोऑपरेटिव हो गया. कोऑपरेटिव में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, और दोनों में ही सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट वाली कैटेगरी आ जाती है. ठीक है. और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर डिवाइडेड है. तो आई थिंक ये शायद SIC भी लिखा है, DCC भी लिखा है, PAC लिखा है. प्राइमरी एग्रीकल्चर छोड़ो, एक PDF भेजिए मैंने ग्रुप में. और इसमें ये लास्ट वाली खोलना, थर्ड स्लाइड खोलना. नल का क्या? हाँ, धन्यवाद. तो उसमें दे रखा है कि कैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है. लोड हो जाए. तो रिवीजन करते हैं, नहीं तो इस प्लान में रोलिंग क्या बोलते हो यूज हुआ था इस 5 year प्लान में. रोलिंग प्लान. ओह, फेक था ना? तो उसमें इंदिरा गांधी आए थे क्या? एक 5 ईयर प्लान था जिसमें रोलिंग प्लान आया था. हाँ. ईयर क्या था रोलिंग का? 69 से कुछ ऐसा था ना? नहीं 74 था. 74 था जो प्लान आया था, और 78 to 79 शायद. एक बार हाँ वही था. मोरारजी देसाई आए थे ना, तब वो लेके आए थे रोलिंग प्लान कर. हाँ, तो रोलिंग यूज हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल 5th में हुआ था. ठीक है, 1978 to 80. ठीक है. और यहाँ पे एक एनुअल प्लान किस में यूज हुआ था? और नीचे जाना. हाँ बस ये. तो इसमें है ना दे रखा है कि जैसे कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो कमर्शियल में आ जाएगा पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, डिफरेंशियल जिसमें आरआरबी, लोकल एरिया, स्मॉल फाइनेंस और पब्लिक बैंक्स आएगी. कोऑपरेटिव्स में अर्बन, स्टेट, सेंट्रल और पैक्स, प्राइमरी, एग्रीकल्चरल ऐसे करके कुछ नाम पैक्स.
ठीक है। फिर नॉन बैंक्स में ऑल All इंडिया India फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आएगी, जैसे एग्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है और सिडबी है। फिर प्राइमरी डीलर्स होंगे जैसे HSBC, हांगकांग वाला बैंक्स, फिर NBFC जैसे LIC और ये सब। और इसमें ही मुद्रा को कर दिया है, जबकि मुद्रा अलग से भी हो सकता है। वो सोना मुद्रा वाले के नहीं, तीन कैटेगरी क्या है? मन्नापुरम गोल्ड लोन टाइप्स। अच्छा, इसमें सोनार के देखना तीन ये अच्छा कैटेगरी। क्लासिफिकेशन है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, क्योंकि देखो कमर्शियल में भी दो होती ना, शेड्यूल थी और नॉन शेड्यूल थी, जो क्लासिफिकेशन है, तो मतलब वो याद रखना, बाकी तो अच्छा है। ये दोनों मतलब फोटो से सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक्चुअली। आई थिंक क्वेश्चन जहां से हम डाइग्रेस हुए दैट वाज स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। एक में 200 करोड़ का है और एक में 100 करोड़ का है। आई गेस उतना ही वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन था, बाकी ये सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। राइट, लीड बैंक्स कर रहे थे ना अपन। द बेसिक एम ऑफ लेड बैंक स्कीम इज, पढ़ लिया क्या क्वेश्चन? नहीं, स्टेटमेंट पढ़ दो। Big banks should try to open offices in each district. ये लेड बैंक वो है क्या, आसपास वाले 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो चलती है? वैसा ही था। ये काफी पुराना क्वेश्चन था ये, पता नहीं, आई थिंक 19 में पूछा था इसने ये। 2019 में आया लेकिन था, रिपीटेड लेकिन हो 2 गया साल ना, पहले का करंट अफेयर था वो, 2017 18 एंड का। रिपीटेड क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में 2018 में भी आ गया था, शायद 19 में आया था। सर्विस सेक्टर एरिया किस बैंक किससे रिलेटेड है, तो उसका आंसर लेड बैंक था ना। हाँ, सर्विस सेक्टर एरिया इसी से ही अप्रोच, तो है। सर्विस सेक्टर, सॉरी सेक्टर एरिया, सर्विस सेक्टर एरिया अप्रोच किस हाँ किस चीज से सर्विस रिलेटेड। हाँ सर्विस सेक्टर एरिया अप्रोच, ऐसा ही सवाल था। हाँ, आई थिंक ये तो अलग और किसी टाइम आएगा। हाँ, ये पुराना, लेकिन सेम कंसेप्ट पे 2 बार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है, देयर शुड बी स्टिफ कंपटीशन अमंग द वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक्स। ये भी नहीं है। Individual banks should adopt particular district for intensive development. आई थिंक यही लग रहा है शायद। और all the banks कि एक डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग ले लेते हैं, और वहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट करते हैं, जैसे सबके जितने भी जो होता है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बैंक की। ये सही लग रहा है। आंसर सी है, ये पढ़ दो इसका explanation. The lead bank scheme was introduced in 1969 to guide commercial, regional, rural and cooperatives to improve their facility in rural areas and deliver effective services on the basis of study group under the chairmanship of Professor D.R. Gadgil Committee. A district credit plan combined with government scheme is prepared and monitored by the lead bank. डिस्ट्रिक्ट का पूरा प्लान करते हैं ये लोग। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट एंड टू इवैल्यूएट देयर फिजियोग्राफिक, एग्रो-क्लाइमेटिक and socio-economic conditions through economic survey to help in improving regional imbalances through appropriate credit deployment to extend banking facilities to unbanked areas. गेम तो कितनी पुरानी है, 69 की है। अरे पता नहीं क्या प्यार है उसको, दो बार सवाल पूछ चुका है इस पे। इनफैक्ट 19 में ही सवाल पूछा था। ठीक है, तो आइडेंटिफाई। एक बात बताओ, ये जो प्लानिंग कमीशन था, किस कमेटी का रिकमेंडेशन था? एम से नाम है एसी नियोगी कमेटी। और ये नीति आयोग? पता नहीं कौन था। नीति आयोग को देख लो, मेरे को भी अभी याद नहीं है, पर किसी था। वापस बताना, प्लानिंग कमीशन का कौन है? एसी नियोगी कमेटी। ACUB नियोगी NI योगी जो है उसके पहले नी लगा देना। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बारे में है जिसके बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली विजय कह रहा है कि 50th एनिवर्सरी थी
2019 में, इसके लिए आया है। तो सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ IRDP, लेड बैंक, महात्मा गांधी, MG नरेगा और NSDM, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। लेड बैंक, Blood bank scheme है 26 IRDP के अंडर क्या क्या आएगा रूरल डेवलपमेंट वाले में? ये वही इरिगेशन और वो सब आ जाएगा मुझे लगता है जितना, और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी देख लेना, मतलब अगर देखने से तो यही लग रहा है कि सब चीज को पूरा जॉब भी दिलाएंगे और एग्रीकल्चर में भी काम कराएंगे। ये इंदिरा गांधी वाली है क्या ईयर है? Launched in 1978 during 51st year plan. कब की है? 78. गांधी के समय की है। implemented during 1980 एम्प्लॉयमेंट देंगे पुअर कम्युनिटी को और अपॉर्चुनिटीज टू स्किल सेट टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। दो है, एम्प्लॉयमेंट भी और स्किल सेट्स। Program is recognized as one of the best yojanas to deal with poverty-related issues in country by offering to those who fall below the poverty line and necessary subsidies in tandem with employment opportunities. ठीक है। तो इतना ही दिया हुआ है, ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं। ये उस वेक में उस समय हुआ होगा कि क्या हुआ कि एक्चुअली विलेजेस में ऐसा था कि उस समय स्कीम्स तो आ रही थी, लेकिन या तो वो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स थी, तो गांव विलेजेस में कोई ऐसी स्कीम्स नहीं थी जो उनको वहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा काम दिला सके। मतलब तो उस समय आई होगी इसी वेक में कि स्किल्स भी दिला दें ताकि अदर देन एग्रीकल्चर ये लोग को भी काम मिल सके, क्योंकि उस समय ड्रॉट्स भी आए थे शायद 73 किसमें कौन सी ईयर्स में आए थे। ड्रॉट आया था ना, उसके बाद 69 में करीब आया था ड्रॉट, तो 69 में आया। 73 में भी आया, ऐसे आया। 70s में भी आया क्या ड्रॉट्स इन इंडिया? हाँ 70s 73 में शायद सुना, पता नहीं, याद नहीं। ठीक है। ये बेनिफिशियरीज देखो रूरल कौन कौन है, इसमें नीचे लिखा था। Rural artisan, laborers, marginal farmers, scheduled caste, scheduled tribe, and economically backward with annual income less than 11,000. बेसिकली वही जिनके पास जमीन वमीन नहीं है, एग्रीकल्चर में काम नहीं करते हैं, उनके लिए अलग से। 70s में नहीं लिखा गया है ड्रॉट आया था कि नहीं, और ये 61 से 66 जो थर्ड 5 ईयर प्लान उसमें तो ड्रॉट आया था। I think इसमें भी आया था, 70s में भी आया था, तभी थोड़ा ज़्यादा हालत खराब हो गई थी। अच्छा ये भी कंटिन्यूड है ना? क्या चल रही है ये स्कीम? हाँ हाँ, न्यूज में तो रहती है मतलब। हाँ सुना तो है मैंने भी। अच्छा न्यू स्कीम्स का अपडेशन आ गया ना, किसी ने देखा विजन का? मैंने शायद शेयर किया था, क्या ग्रुप पे डाला था? डाल तो दिया। अच्छा IRDP ही NRLM है। हाँ वो लगा। अभी कल परसों तो डिस्कस किया। धन्यवाद विजय जी। तो ठीक है, हम लोगों ने NRLM पढ़ लिया एक प्रकार से। वो इसके बाद करे क्या वो स्कीम्स वाला, 1-2 दिन में अगर हो सकेगा तो, किसकी? वो स्कीम्स की। हाँ वो तो करेंगे ना अभी। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का क्या है? यार इसमें भी मुझे लगता है वही वोकेशनल ट्रेनिंग और ये सब होगा, स्किल डेवलपमेंट का काम जो आई थी ना मेक। ये नया वाला है? इंडिया, हाँ ये तो नया वाला है, मोदी गवर्नमेंट का है ना। स्किल इंडिया का जो अप्रेंटिस प्रोग्राम वो सब कुछ होगा। वोकेशनल रेलवेज में आता है हर बार, जॉब नहीं दिलाते बस अप्रेंटिसशिप दिलाते हैं। ये देख के चलते हैं। संकल्प स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। अच्छा एक है वो क्वेश्चन है कि ऐसे स्कीम्स के नाम भी याद रखने हैं क्या पूरे पूरे? मतलब जैसे ये स्किल्स एक्विजिशन, इनको याद रखना है क्या? पूछते हैं एग्जाम में अभी भी। मतलब ऐसा ये तो नहीं पूछते कि इसके फुल फॉर्म ये है कि नहीं है, ऐसा तो सवाल ही पूछते। बट आई थिंक हाँ उसका
एसेंस अगर आपको पता है तो फिर स्कीम भी आई थिंक याद ही रह जाएगी कि हाँ स्किल एक्विजिशन के लिए था। 17 में आई थिंक आया था ना वो एम स्ट्राइप्स वाला क्वेश्चन, एक लास्ट, उसके बाद तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है ऐसे टाइप। टाइगर के लिए था वो तो। या उसके बाद तो कभी नहीं आया। ठीक है, तो इसका पढ़ लेती हूँ एक बार। आउटकम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अच्छा, ये स्कीम कौन सा पढ़ रहे हो? अच्छा ये छोड़ो, इसको तो अलग से कवर करनी है ना, गवर्नमेंट स्कीम तो। नहीं पे दिया हुआ। ओके, ये एनुअल प्लान किस में पहले इंटीग्रेट मतलब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किस 5 ईयर प्लान में? टाइगर दो ना एनुअल 5 प्लान years plan बोला। कौन से 5 ईयर प्लान में इंक्लूड हुआ था? 2017। ना थर्ड 5 ईयर प्लान में 61 से 66 था ना थर्ड ईयर, फिर उसके बाद 3 साल इसको एक्सटेंड किया गया था क्योंकि ड्रॉट आया था। हाँ इसी का जिक्र करते, ड्रॉट आया था, वॉर था, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी एंड स्टैगफ्लेशन। ठीक है, यही रीजन है। और इसी के अंतर्गत भी वही हाई यील्डिंग वैरायटी ग्रीन रेवोल्यूशन वाला सीन है। ठीक है। तो एम हमने ये लीड बैंक का देख लिया था, प्रोवाइड एडुकेट इन रूरल एरियाज थ्रू सर्विस एरिया अप्रोच। ठीक है, ये इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन डी से उसमें डिस्ट्रिक्ट याद रखना मतलब ना। क्या? अरे वो डी से मतलब डिस्ट्रिक्ट, मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है ना, लीड का डी। ठीक है, 7th Which of the following committee examined and suggested financial sector reforms? Abid Hussain committee, Bhagwati committee, Chelia committee, Narsimhan। डी लग रहा है। बाकी कमिटीज किस लिए है? आबिद हुसैन शायद एमएसएमई के लिए है। लिया तो बांग्लादेश वाला। टैक्स के लिए है, इसके लिए टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स के लिए है, नहीं लिया। चलिया। भगवती, मुझे चेलम लगा था। अरे भाई आईबी की याद दिला देते हो। सॉरी। यहाँ पे एक बार देख लो, फर्स्ट नरसिम्हन कमिटी 1991 में टू प्रमोट हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, और सेकंड वाली थी 1998 के अंदर, इट इज बेटर नोन एज बैंकिंग सेक्टर कमिटी, और इट वाज टोल्ड टू रिव्यू द बैंकिंग रिफॉर्म प्रोग्रेस एंड डिजाइन अ प्रोग्राम फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। आई थिंक इसी के अंदर ही बात करी गई थी कि काफी सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनको मर्ज कर दो, है ना? तो 2 बार आई है ये कमेटी। भगवती कमेटी है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर के। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। ये प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये जस्टिस भगवती है क्या? जस्टिस तो नहीं होगा यार, इकोनॉमिस्ट ही होना चाहिए कोई। एक वो भी रिलेटेड था बट रिफॉर्म से। कोई बता भगवती सकता है ये? पीआईएल के लिए पढ़ते हैं हम, भगवती पीआईएल के लिए। ठीक है, वो सेम भगवती डिबेट नहीं इतना नहीं पता मुझे। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, चलो। In India, the interest rate on savings account in all the nationalized commercial banks is fixed by Union Ministry of Finance, Union Finance Commission, IBA, none of the above. None of the above. तो फिर करता कौन है? RBI करता होगा। आरबीआई। आरबीआई सभी बैंक का सेम होता है क्या? सेविंग तो आई थिंक वो शायद उन बैंक्स के ऊपर ही रहता होगा ना। हाँ, बैंक्स टू बैंक्स डिफरेंट है। प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छा, सेविंग अकाउंट्स के लिए इंटरेस्ट देते हैं ना, तो वो शायद बैंक्स टू बैंक डिफरेंट होंगे, देख लीजिएगा। आई थिंक डी लग रहा है। 28 का डी है। Commercial bank fix their interest rate on the cost of fund measured by MCLR. The marginal cost of
fund-based lending rate is the minimum interest rate that a bank can lend at. MCLR is a tenor-linked internal benchmark, which means that the rate is determined internally by the bank depending on the period for which the repayment of a loan. RBI introduced MCLR in 2016. Beginning from April 1st, 2019, RBI had asked lenders to link all floating rates loan to external benchmark like repo rate या T-bill yield. सबका है ना MCLR मतलब सेविंग रेट इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि वो डिपेंड करता है MCLR पे, और MCLR उन पे डिपेंड करता है जैसे अगर छोटा ऑफिस है या बड़ा ऑफिस है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या मशीन्स लगी है, तो उनका स्प्रेड कितना है, उनका मार्जिन कितना है, उसके बाद वो सेविंग रेट डिसाइड करता है। करेक्ट। तो इसलिए वो बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है और इसीलिए वो डिफरेंट हो सकता है। वैसे ही वो जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट और ये क्वेश्चन। जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं ये तो ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं ना, ऐसा नहीं होता है? वो डिपेंड करता है ना, वो अगर वो मैनेज कर सकता है तो वो दे देता है। कई अगर आप देखोगे जैसा लोन्स की बात करोगे तो शायद कई बार ये सरकारी बैंक जो है ज्यादा सस्ता लोन दे देते हैं। वो अपने अपना उसके ऊपर है, कैपेबिलिटी के ऊपर है, कितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कैसा बिजनेस चल रहा है। एक चीज जो चलती है वो ये है कि प्राइवेट बैंक में ना पैसा अगर लगाएंगे ना तो उसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के बैंक में लगाएंगे ना तो रिस्क कम है क्योंकि पता है कि पैसा तो आ ही जाएगा, तो इसलिए प्राइवेट वालों का हाई रहता है थोड़ा। अभी कितना है, 3 लाख या कितना देता है, या 5 लाख DICGC लिमिट? 5 लाख कर दिया, 5 लाख कर पहले दिया 1 ना। लाख था, पहले 1 लाख था। नेक्स्ट 29। The function of commercial banks in India include purchase and sale of shares and securities on behalf of customers, acting as executors and trustees of wills. Sale of shares and security on behalf of customers. on behalf of customers तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो म्यूचुअल फंड्स करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हो तो ऑन बिहाफ ऑफ RBI। वो तो कमर्शियल बैंक But नहीं होगा shares ना, वो and तो पब्लिक securities सेक्टर में बैंक होगा। यार अभी फिलहाल बैंक डीमैट अकाउंट्स तो खुलवाते ही है ना, तो वो सिर्फ तब करते जब एक बैंक दूसरे में भी है, जैसे एक बैंक अगर सिर्फ यही काम कर रही है लोन का तो वो करेगी, लेकिन अगर एक बैंक म्यूचुअल फंड्स भी करने लग गई है जैसे HDFC है या किसी के भी म्यूचुअल फंड निकलते हैं तो उसको बैंक का अश्योरेंस एक टर्म है। हाँ, वो आई थिंक वो डीमैट अकाउंट करवाती है। हाँ, वो सेपरेट एंटिटी रहता है ना, फिर तो रहेंगे दोनों अलग अलग, वो बस नाम से चलता है और डीमैट इजीली हो जाता है। जैसे सेकंड वाले में क्या बोल रहा है? एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टीज ऑफ विल्स, ये अभी नहीं होता आई थिंक। एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टीज ऑफ विल तो रहता ही है। इसका मतलब बताओ। ट्रस्ट एक्टिंग एज मतलब विल्स को एग्जीक्यूट करने का काम करता है क्या? वो लोग मरने से पहले विल बना देते हैं ना, उसको एग्जीक्यूट करने का काम रहता है कि नहीं रहता? आई थिंक वो तो शायद नहीं होता ना इसमें। तो ऐसा गारंटी होगी ना, गारंटर होगा ना यहाँ। हाँ, पैसों का ठीक है, एक बार देख लेते हैं देख इसको। ही लेते हैं। 29 है ना, 29 का 3 है, दोनों ही है इसमें। भाई ये कठिन Function of- क्वेश्चन। The function of commercial bank in India includes collection of checks, dividends, interest, payment of subscription, rent, insurance premium, conduct of stock exchange transaction on behalf of its customer, of their customer. I think फिर वो डीमैट वाले अकाउंट वाली बात आ गई है शायद। Acting as executor, trustee and attorneys, preparation of income tax return, conducting foreign exchange transaction। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन बताए कमर्शियल बैंक के। ये एग्जीक्यूटिव, ट्रस्टी और अटर्नी वाला देखना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्टली करता क्या है बैंक इसका। ट्रस्टीज तो ये हो सकते हैं ना, पैसों का ट्रस्ट है उनके पास, मतलब एज अ गारंटर खड़े रहते हैं
कि वापस मिलेंगे पैसे कस्टमर्स को। For the last 10 years. No, First Bank is an ancient commercial bank. Forest cover has been added. ये बैंक एज a trustee. ये Modern commercial banks, beside performing the main function that are accepting deposit and lending money, covers a wide range of financial and non-financial services to the customers and general public. Advertising. जो नीचे आए तो पहला है पेमेंट एंड कलेक्शन. एक सेकेंड थोड़ा लोड हो रहा है. हाँ, The services are as follows: agency service, banker as trustee, banker as an executor, banker as an administrator. Banker as an agent, the banker payment and collection of subscription, dividend, salaries, pension, etc. Payment of insurance premium, membership subscription to life club, library, professional association, rent, salaries. Then आता है collection of dividends on behalf of customers. Then आता है collection of pension, rent, etc. Then आता है transfer of tunas. ट्यूना तो वो मछली है क्या? पता नहीं. ठीक है. अमेरिका साइड है तो ऐसा टर्म आता है. ठीक है. Then आते हैं purchase and sale of securities. Bank undertakes to purchase and sell shares and debentures of joint Stock company. company on the behalf of customer and only. ये पागल हो गया साइड. ठीक है, आप इसको काट दो इस टैग को. हाँ, ये रहा ना, बैंक इज ट्रस्टी वाला देखा था. A person may desire that after his death a part or whole of his property be held in a trust for benefit of various beneficiary named in the will. In such case, he may create a trust under his will directing a certain person to hold the property to such person after a specified time. When the bankers take the liability to administrate of this type of property, he will be called trustee. ठीक है. वो पुराने पिक्चरों में नहीं दिखाते थे कि वो मर जाता था तो उसके विल बना के चले जाते थे कि बच्चा मेरा बड़ा होगा तब उसको ये पैसे दे देना. वही कंसेप्ट है. और banker as an executor, a person may make will expressing his intention regarding the disposal of his property after his death. मतलब क्या कैसे यूज करनी है उसकी प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ. A will has to be in writing, signed by person making the will, which called trustee at least by 2 witnesses. A will becomes effective only after it is approved by court as a private. A private is a copy of the will duly certified under the seal of court together with a grant administrator. The person appointed as an administrator of the deceased is known as the executor. The bank may appoint as an executor for such service. ठीक है. Lastly, bank as an administrator. In case a person dies without making a will, the property of the deceased may be administered according to law. The bank may be appointed for the administration of this property, and then banker will be called the administrator. ठीक है. ये अपन ने देख लिया सारा. वापस आते इस पे. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट 30. In India, the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was Hindustan Commercial Bank, Oath Commercial Bank, Punjab National Bank, Punjab and Sindh Bank. A और B में लग रहा है. अवध था, आई थिंक अवध. फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड मैनेज्ड बाय इंडिया. हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए. आइडिया नहीं है, मैं तो ऐसे गेस वर्क कर A रहा और हूँ. B में देख रहा हूँ.
पंजाब भी हो सकता है, पंजाब 30 का बी है, अवधि है। अवधि। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2000 रुपए क्या करेगा इन पैसों से? First bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was Awadh Commercial Bank. Oldest bank but liquidated is Bank of Hindustan. ये 1770 से लेके 1832 तक था। ठीक है, 1832 मतलब ठीक है। फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियन, पंजाब नेशनल बैंक। 1895। ये पंजाब में वही लाला भी थी क्या उसका? हाँ, आई थिंक उन्होंने ये पंजाब सिंध बैंक जो था ना, पीएनबी, हाँ, ये वो उन्होंने शुरू किया। सेटअप किया था, मतलब कोई लीडर ने किया था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, लाला लाजपत राय थे वो। हम्म, ठीक है, ठीक है। ये हो गया अपना। बाकी आई थिंक 2 क्वेश्चन इसके निपटा के फिर अपन वो इकोनॉमिक सर्वे खोल लेते हैं। एक ही है, चलो लैंडिंग रेट से 21 पढ़ दो। What is are the purpose of MCLR announced by RBI? These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rate on advances. सही है, These सही लग guidelines. Hmm? सही लग रहा है ना फर्स्ट तो? अभी तो पढ़े थे ना। हाँ, सही है। एमसीएलआर के इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rate which are fair to borrowers as well as banks. हाँ, सही सही है लग ना? रहा है। सेकंड तो सही है, फर्स्ट भी सही है लग रहा है। अभी तो किसने बताया था ना कि इंटरेस्ट रेट यही डिसाइड करता है बैंक्स का। ये अदिति भाई, ही बता रही थी। धन्यवाद जी। So MCLR is an tenor-linked internal benchmark which means the rate is determined internally by the bank depending on period left for repayment of loan. So RBI introduced MCLR in 2016. These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rate on advances and help ensure availability of bank credit at interest rate which are fair to borrowers as well as banks. संजय जी, ये बैक टू क्वेश्चन देखिए फिर से थोड़ा। गाइडलाइंस है, अरे यार, हाँ, ये क्वेश्चन आया था मार्च के महीने में। सेबी का ग्रेड ए एग्जाम था, ठीक है, उसमें मेंस में आया था ये क्वेश्चन। पिताजी ने पढ़ाया था हमको। सही है। ठीक है, तो अपन यहीं पे आज स्टॉप करते हैं इसको, और वो अपना बचा हुआ सेकंड चैप्टर था इकोनॉमिक सर्वे का, उसको उठा लेते हैं। ये 5-10 कमिटीज भी देख लेगा, रोज 5-10 देख लेंगे। कौन? ठीक है, हाँ देख लेंगे। ग्रुप में सेंड करिए विजय ने। ठीक है, उसको कल से स्टार्ट कर देता, अभी तो आई थिंक टाइम बचेगा नहीं अपने पास। ठीक है, ठीक है, यहाँ से शुरू करना था। शानू जी हैं क्या? शानू जी, I'm here. आते ही है। In India, growth leads to debt sustainability, not vice versa. With regard to correlation between growth and debt sustainability, the survey has made following observations. When comparing growth rate of a given year and debt to GDP ratio of the subsequent year, it was observed that increasing growth rate is positively correlated with decrease in debt to GDP ratio for the subsequent year. This implies that change in growth rate has a causal effect on debt sustainability. On the other hand, when comparing debt to GDP ratio of a given year and growth rate of the subsequent year, the relationship was statistically insignificant. This implies that change in debt sustainability has no perceptible impact on growth rates. The evidence therefore shows the direction of causality between the two variables. Higher growth rate leads to lower public debt in India, but not vice versa.
सब कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है. Debt sustainability through higher growth following the Asian financial crisis. During the period 1997 to 98 to 2002-3, growth slowed down to an average of 5.3% in real terms. Despite a fall in growth levels, an expansionary fiscal policy that focused on infrastructure spending was adopted by the government. Government expenditure increased consistently during these years, which led to general government debt reaching record levels. This fiscal push imparted the necessary impetus required for the growth to take off and averaged 8% in real terms over the next 6 years from 2003-4 to 2008-9. High growth in this period brought debt down from the record high levels of 83% of GDP attained in 2003-4 to around 70% of GDP in 2009-10. This episode highlights that public debt, when productivity streamlined, can enable the economy to reach a higher growth trajectory and in turn ensure debt sustainability. ठीक है. आई थिंक इसका मतलब यही हुआ कि हायर ग्रोथ रहेगी तो हमारा जो डेट है वो कम हो जाएगा. ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा. बट ये चीज वाइस वर्सा ट्रू नहीं है. यानी अगर हमारा क्या नाम बोलते हैं डेट टू जीडीपी बढ़ गया तो उससे ग्रोथ कम हो जाएगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली अभी के टर्म्स में बोले तो जैसे बोल रहे थे ना कि गवर्नमेंट को बड़ा फिजिकल वो स्टिमुलस देना चाहिए, तो उसको एक तरीके से ये सपोर्ट करता है कि गवर्नमेंट है जितना बड़ा दे सकती है स्टिमुलस उतना दे दे, और लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे इससे ग्रोथ ही होएगी. ठीक है, मतलब इनका कहने का यही है ना तात्पर्य कि भाई जितना भी डेप्थ हो जाए हम कर लेंगे, मतलब ग्रोथ हमारा हाई ही रहेगा हरदम. मतलब उससे ग्रोथ हाई होगा, कहने का मतलब ये है. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आगे. Direction of causality in other economies. When the GDP growth rate is low, no such causal relationship manifests between growth and public debt. This is seen through the following summary of the results. For India and other EMEs, which have consistently grown their GDP at higher rates over the last few decades, the relationship between debt and growth exhibits a clear direction of causality. Higher growth lowers debt to GDP ratios, but lower debt does not necessarily lead to higher growth. The same phenomenon. ये कर्व है क्या वो ग्रोथ एंड पब्लिक डेट वाला फर्स्ट लाइन में? रान कब कह रहे हो क्या? हाँ, बट आई थिंक वो थोड़ा सा इससे कॉन्ट्री हो जाएगा, क्योंकि उसमें था कि एक लिमिट के बाद अगर उसको करोगे तो फिर कोई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आएगा नहीं. ठीक है, कंटिन्यू. The same phenomenon is obtained during the high growth phases for the advanced economies, which have otherwise grown at significantly lower GDP growth rates when compared to India and other EMEs. In contrast, across both the high and low growth episodes in the advanced economies, where GDP growth rates have been low on average over the last few decades, this relationship does not manifest. This difference. GDP growth rate have been low on average for the last few decades. This relationship does not manifest. This difference is extremely important to highlight because the implications for fiscal policy, especially during the current crisis, are starkly different for India when compared to policies that mimic those followed by advanced economies. ये पढ़ते REP वाला. Ricardian equivalence proposition. REP states that forward-looking consumers who are also assumed to be perfectly rational and perfectly capable internalize the government's fiscal choices when making their consumption decisions. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको गूगल भी करना है. Ricardian equivalence proposition. REP states that forward-looking consumer who are assumed to be perfectly rational and perfectly capable implies. ठीक है, मतलब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से वो भी अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे, इसका यही मतलब हुआ ना.
तो अगर गवर्नमेंट फिजिकल एक्सपेंशनरी पॉलिसी कर रही है तो इसका मतलब वो उनको भी लगेगा कि हाँ अपन भी जो है वो कुछ खर्चा वर्चा करें, क्योंकि गवर्नमेंट टेक केयर कर लेगा वो लोअर इंटरेस्ट रेट करके। अच्छा, तो कंज्यूमर्स पे बेस्ड होता है। मतलब कंज्यूमर जो अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे वो इसी चीज को सोच के करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। ठीक है, मतलब ये अज्यूम कर रहा है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है बिल्कुल, के दिमाग से। एग्जाम्पल के लिए अगर होम लोन अगर कम कर दिया गया है तो होम लोन लेंगे ज्यादा लोग, या फिर मतलब अपने डिसीजंस गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से। करेक्ट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, क्राउडिंग आउट to public expenditure. The crowding out effect is an economic theory that argues that rising public sector spending drives down or even eliminates private sector spending. ये तो आई थिंक पिछली बार भी था सर्वे में। The survey highlights that a possible link from higher incremental debt to lower growth rate is based on potential crowding out of private investment and the Ricardian equivalence proposition. Although the application of REP rests on a number of assumptions, including the representative citizen pays taxes are non-distortionary and are collected as a lump sum, perfect capital markets with no borrowing constraints, future flows of income and future tax liabilities are certain, and representative citizen is infinite living, rational and forward-looking. थोड़ा हैवी हो गया ये तो। मुझे तो पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। अरे ऐसा मत कर। जनरली अच्छा, ऊपर ये बोल रहा है ना कि उल्टे वाले का रेशियो डिफाइन नहीं है। मतलब ऐसा था कि अगर एक ग्रोथ हो रही है तो फिर डेब्ट टू सस्टेनेबिलिटी मतलब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम होना लगेगा ना, और लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। इन्होंने हाँ, उल्टा। इसमें एक रिलेशन रिकार्डो इक्विवेलेंस से ड्रॉ करने की कोशिश की है। ओके, मतलब इसमें ये चीज कह रहा है ना कि हायर इंक्रीमेंटल डेट टू लोअर ग्रोथ रेट इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल क्राउडिंग। मतलब अगर हाँ। ये इस चीज को लिंक कर रहा है कि अगर ज्यादा डेट ले रही है गवर्नमेंट जो है, तो उससे वो प्राइवेट सेक्टर है ना उसको हार्म हो रहा है। ठीक है, उसको वो लोन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है कि मुझे जो भी नहीं, समझ वो आया है। तुमने सही बोला, लेकिन कॉज इफेक्ट का रिलेशन है। मतलब उसने बोला कि पहले बोल रहा था कि ग्रोथ हो रही, मतलब जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो गवर्नमेंट की धीरे धीरे अपने सारे डेब्ट लोन चुका दे रही, तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम होता जा रहा है। लेकिन उसने बोला उल्टा नहीं हो रहा है। उल्टा ऐसा नहीं हो रहा है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हाई है लेकिन ग्रोथ लोअर नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसा ग्रोथ भी अच्छी रही है। उसका रीजन ढूंढा है इन्होंने रिकार्डो इक्विवेलेंस से कि हो ऐसा इसलिए आ रहा है कि शायद डेब्ट बहुत बढ़ जा रहा है लेकिन लोअर ग्रोथ, शायद लोअर ग्रोथ का रीजन ये है कि प्राइवेट क्राउडिंग आउट हो जा रहा है। ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा लोन ले रही है तो पीपल के पास ऐसा है कि गवर्नमेंट अब नहीं दे पाएगी उनको पैसा। अगर वो उनको पैसा भी दे देंगे तो वापस रिटर्न्स नहीं आएगा, तो वो प्रेफर करेंगे फिर शायद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। अब देखो ऊपर एक चीज बोली थी ना, रिकार्डो ने क्या बोला है ऊपर कि कंज्यूमर अपना डिसाइड करेगा गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी से। अब गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा लोन उठा रही है मार्केट से, इसका मतलब लोगों के लिए लोन नहीं छोड़ा उसने। लोगों के लिए लोन नहीं छोड़ा इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो लोग भी लोन कम लेंगे। सही सही सही, हाँ। सही बोल रहे हो। ठीक है, ये लिंकेज हो गया, सही है। ठीक है, एक बार ये फ्लो चार्ट देख लेना। लोअर टैक्स टुडे बाय इशूइंग मोर डेट एंड पे फॉर इट यूजिंग हायर फ्यूचर टैक्स। ठीक है, lower tax today by issuing more debt and pay for it using higher future taxes. मृणाल कवर करता है क्या इकोनॉमिक सर्वे अपने वीडियोज में, किसी को पता? लोअर टैक्सेस टुडे बाय इशूइंग मोर डेट, मोर ज्यादा डेट ले रहे हैं ताकि, और लोअर टैक्सेस पे, ठीक है, एंड पेइंग इट यू, उसको यूज कर रहे हैं पे करने के लिए जिनका हायर फ्यूचर टैक्सेस है उनके लिए। आई वो फिर है रिकार्डियन इक्विवेलेंस होल्ड, रिकार्डियन इक्विवेलेंस नॉट होल्ड। तो अगर होल्ड करता है तो इसमें हायर प्राइवेट सेविंग्स होगी, कंजम्पशन अनचेंज्ड रहेगा।
कंजम्पशन पीपल वही चलता रहेगा उन सबका, बट प्राइवेट सेविंग्स हाई होती रहेगी क्योंकि उनको गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ। फिर एग्रीगेट डिमांड भी अनचेंज रहेगी क्योंकि कंजम्पशन तो सेम ही है, इसकी वजह से ग्रोथ अनचेंज रहेगी। बट अगर रिकार्डियन इक्विवेलेंस नहीं होल्ड हुआ तो इट कैन लोअर लाइफ टाइम वेल्थ एंड दस में डिक्रीज कंजम्पशन एंड सेविंग्स। कैन लोअर लाइफ टाइम वेल्थ मतलब अब सैलरी या ऐसा कुछ कम हो रहा है और इट में डिक्रीज, सैलरी कम है तो लोग अपना कंजम्पशन भी कम करेंगे और सेविंग्स भी फिर कम ही जाएगी, तो उसकी वजह से कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होगी और उसकी वजह से ग्रोथ भी डिक्रीज होगी। थोड़ा सा सेंस आया मुझे लास्ट वाले में। मेरे को भी थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा यार। विजय का माइक कब चलेगा? विजय जी उनका माइक खराब है। अरे ऑडियंस फुल काम नहीं कर रहा है तो एक्सपर्ट एडवाइस, अरे भाई नॉट वर्किंग ब्रो। आज ही होना था। कॉल करता है। आज समापन समारोह है एथिक्स का। अरे भाई ऐसा मत किया करो। ऑल दैट एंड्स वेल इज क्या बोलते हैं, कोटेशन है ना। ठीक है, मैं आगे पढ़ देती हूँ एक बार। Although the application of REP rests on number of assumptions, including the representative citizen pay taxes, taxes are non-distortionary and are collected as a lump sum, perfect capital markets with no borrowing constraints, and future flows of income and future tax liabilities are certain. Representative government citizen is infinitely living, rational and forward-looking. Assumption तो इतने काफी दे दिए. However, it is seen that REP may or may not hold in economies due to strict assumptions made by it. Both economic scenarios are highlighted in the infographic. ये हमने देख ही लिया infograph. Crowding out. With regard to crowding out का basically ये होता है कि गवर्नमेंट है ना काफी सारा ले लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के पास बचता नहीं है मनी, तो इसके लिए एक ना गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आई थी, किसी को पता है? जो ट्रायल पार्टी होता है, पता नहीं यार क्या होता है उसमें है ना गवर्नमेंट, ये प्राइवेट वाले और बीच में है ना एक और होती है जो एजेंसी जो इन सबके बीच में है ना वो करती है, क्या कहते हैं उसको? सामंजस्य। हाँ, सामंजस्य। तो इस तो यही होता है कि फिर लोन्स मिल जाते हैं उनको। इसके गवर्नमेंट है ना इसकी वजह से अपने है ना ये भी बढ़ा देती है शायद। इसी के लिए ना लास्ट टाइम बजट के अंदर वो था कि गवर्नमेंट जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के लिए जाएगी ताकि ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना हो, लेकिन बाद में शायद वो सॉवरेन का चक्कर हो गया था कि सॉवरेन मतलब अगर उस पर इशू करे हैं ना कई कंट्रीज ने, जैसे मेक्सिको वगैरह ने, उन्होंने बहुत हाई डेप्रिसिएशन देखा उनके कॉस्ट का और वो पे नहीं कर पाए उसको, तो उस चक्कर में फिर आगे फॉरवर्ड नहीं किया उन्होंने। सही। बोरिंग मतलब अपना कितना है, कितना परसेंटेज है ओवरऑल बोरिंग में, अपना कितना परसेंटेज है गवर्नमेंट का? एक्सटर्नल तो कम ही है, बहुत ही कम है, मतलब एक्सटर्नल बहुत कम है, आई थिंक 5% समथिंग होगा, 5-6% होगा। वो अभी कल वाला आर्टिकल में बोला था ना इकोनॉमिक्स वाले में कि भाई सरकार को इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो इसीलिए बोरो कर लेना चाहिए बाहर से, क्योंकि हमारा जो है वो OECD कंट्री से भी बहुत कम है, तो ग्रोथ रेट तो ज़्यादा है, तो आई थिंक वही प्रॉब्लम हो रहा है शायद, एक तो करेंसी फ्लक्चुएशन का, और आई थिंक वही था कुछ रीजन जिसके कारण उन्होंने नहीं किया था। नहीं, करेंसी तो मार्केट के अनुसार होता है ना, RBI तो नहीं करता है ना। अरे करेंसी फ्लक्चुएट हो गया ना तो फिर अपने को देने में दिक्कत हो जाएगी, जैसा अगर वैल्यू डिप्रिशिएट हो गया तो फिर अपने को हायर अमाउंट ऑफ लोन देना पड़ेगा। फ्लोटिंग रेट कहते हैं इसे, गवर्नमेंट सही बोल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ अफोरमेंशन्ड क्राउडिंग आउट phenomenon in India, the survey has made following observations.
The phenomenon of crowding out of private investment is based on the notion that supply of savings in the economy is fixed. Supply of saving in economy is fixed. Therefore, higher fiscal spending may increase the demand for loanable funds and hence exert an upward pressure on interest rates, thereby discouraging private investment. हिंदी में करो ट्रांसलेट. मतलब यही कह रहा है ना कि क्राउडिंग आउट से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए जो सप्लाई साइड है जो कि फिक्स थी ऑलमोस्ट, वो खत्म हो जा रही है. देयरफॉर हायर फिजिकल स्पेंडिंग may increase the demand for loanable funds and hence exert an upward pressure on interest rate, thereby discouraging private investment. ठीक है. Higher physical spending से पैसा जो डिमांड में ज्यादा आएगा तो डिमांड भी बढ़ेगी लोनेबल फंड्स की. और उससे जो है वो लोन जो है वो महंगा हो जाएगा, तो इस तरीके से डिस्करेज करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सही, ठीक है. मतलब ये गवर्नमेंट करता है ना, ये जो लास्ट वाली अनबोल्डेड लाइन है जो हायर फिस्कल स्पेंड करेंगे तो टू डिस्करेज करेगा फिर ये. करेक्ट. But it is observed that for emerging economies, supply of savings is not fixed, but expands with income growth. Supply of savings is not fixed, but expands with income growth. अभी आवाज आ रहा है थोड़ा? हाँ, आ रहा है. परफेक्ट. हाँ, ओके. ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, क्राउडिंग आउट वाला, दिस पैराग्राफ. तो इसमें क्या है, जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट स्पेंड करता है ना तो क्राउडिंग आउट हो जाता है. दिस वी नॉर्मली टेल, राइट? बट सर्वे इज टेलिंग अदरवाइज. मतलब दिस विल नॉट ऑलवेज हैपन, ये प्रूव कर रहा है. बिकॉज एक एग्जांपल देता हूँ. विजन उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको कि नॉर्मली क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा फर्क है. फॉर एग्जांपल हमारे में यहाँ इफ यू सी रोड्स भी नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, राइट? तो अगर गवर्नमेंट स्पेंड करता है, आई मीन इट विल बोरो एंड इन्वेस्ट ऑन दिस रोड्स या कुछ, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. बट दिस इज नॉट द केस विद डेवलप्ड कंट्रीज जो कि सब रेडी है उस वहाँ पर. तो वहाँ पर क्राउडिंग आउट होगा, इंडिया में क्राउडिंग आउट नहीं होगा. इट इज ट्राइंग टू प्रूव ये दो पैराग्राफ में. तो जनरली हमारा माइंड होता है ना कि गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगा तो क्राउडिंग आउट हो जाएगा. तो दैट इज नॉट द केस कि इट इज टेलिंग. तो इट इज अगेन इफ यू सी ना, इट इज कनेक्ट, इफ यू कनेक्ट फ्रॉम यस्टरडेज चैप्टर काउंटर साइक्लिकल वाला, उन्होंने उस चैप्टर में भी दे वर टेलिंग कि स्पेंड मोर, राइट? तो सेम आर्गुमेंट में ही इज कैरिंग फॉरवर्ड. क्राउडिंग आउट नहीं होगा, स्पेंड करो, ऐसा कुछ सेम मैसेज दे रहे हैं दोनों चैप्टर में. सही. This happens because developing economies generally operate below full capacity and supply of savings may grow from greater government spending through demand creation and thereby greater employment. Awesome. Connected. For emerging economies such as India, an increase in public expenditure in areas that boost private sector's propensities to save and invest. Increase in public expenditure in areas that boost private sector's propensities to save and invest may enable private investment rather than crowding it out. है ना? तो they're telling कि crowding out नहीं होगा, rather they invest more. अगर गवर्नमेंट रोड लगा देती है तो देन सारा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा डेवलप होता जाएगा. तो इन दैट सेंस बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग एट वेरी लो पोटेंशियल. आगे आई थिंक यही एग्जांपल दिया हुआ है ना. हाँ, करेक्ट. If the public expenditure is directed to sectors where the fiscal multipliers are large, for instance, building infrastructure, such spending may significantly crowd in private investment as well. ठीक है. Consistent with these. तो ये आर्गुमेंट अच्छा है कि क्राउड इन होगा, क्राउड आउट नहीं होगा. तो दिस यू मस्ट रिमेंबर, ये नया लाया उन्होंने डिफरेंशिएशन. Consistent with these arguments against crowding out, studies find no evidence of crowding out of private investment due to public investment over the last 3 decades in India, post-liberalization. So, structure of India's debt here, following can be cited as key characteristic of India's overall debt.
as a percent of GDP. हाँ, इफ यू सी ना एज पर ट्रेंड वाला जो भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो वो हाईलाइट कर दो कि लास्ट 3 डेकेड्स में, राइट, आफ्टर एलपीजी देयर इज नो एविडेंस ऑफ क्राउडिंग आउट. तो एक्चुअली ये मेजर पॉइंट बन जाता है बिकॉज जनरली आवर माइंडसेट इज लाइक क्राउडिंग आउट होता है ऐसे कुछ हम बोलते रहते हैं ना. तो दे फाउंड आउट कि फ्रॉम द पास्ट 3 डेकेड्स देयर इज नो क्राउडिंग आउट. ठीक है, इसमें आई थिंक वो दिया हुआ है टोटल डेट एज जीडीपी. तो इंडिया को काफी उसमें लो दिखा रहा है, 122.9 है हाँ. टोटल डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी. और देन गवर्नमेंट डेट एज जीडीपी में 68.1 दिखा रहा है और प्राइवेट डेट एज जीडीपी 54.8. ठीक है, हाँ, इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये टोटल डेट मिल जाएगा उनको. गवर्नमेंट का ज्यादा है मतलब. वो एनके सिंह का रिकमेंडेशन था ना टू रिड्यूस टू 60. वो 68 है ना, दे वांट टू रिड्यूस इट टू 60. एनके सिंह के डेट का रिकमेंडेशन. ये इस बार फाइनेंशियल कमीशन का है क्या रिकमेंडेशन? वो तो पता नहीं. एक एनके सिंह कमेटी था ना, अगर ऐड करो तो. उसने बोला था ना 60 रखे और स्टेट्स वाले 40 रखे हैं. हाँ, करेक्ट. तो 20 रखे हैं या 40 रखे हैं? 20 था क्या? नहीं, सेंटर का 40, स्टेट का 60, 20, तो ओवरऑल 60 ऐसा कुछ था, राइट? 40 और 20. 40 और 20 है, कंफर्म बताओ. हाँ, 40 और 20 है. हाँ, यही है, 40-20 सही है बोल रहा. ठीक है यार अभी तो कितना है 68 है. 68 है ना वहाँ पर. कैसे हुआ यार? अपनी जीडीपी में लगभग 200 लाख करोड़ है, ठीक है, और ये 122 हुआ, तो लगभग 61% तो हुआ. मतलब अभी कितना है तो उसने जीडीपी उस समय नहीं, ये गवर्नमेंट डेट है ना. टोटल डेट में गवर्नमेंट डेट प्लस प्राइवेट डेट भी आ जाएगा ना. तो देखो वहाँ पर ऐड 122 दिया हुआ है ना. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा ये परसेंटेज ऑफ वो दिया है ना. परसेंटेज है, परसेंटेज. ठीक है, ओके, ठीक है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज डेट. Following can be cited as the key characteristic of India's overall debt as a percent of GDP. India का public debt to GDP has been significantly low compared to the high global debt levels. For instance, India's overall debt levels as a percent of GDP are the lowest among the group of G20 OECD countries and also among the group of BRICS nations. तो कमी है ये कह रहे हैं. Public debt and overall debt level for India has declined since 2003 and has been stable since 2011. The government's debt portfolio is having very low foreign exchange risk as the external debt is only 2.7% of GDP. रिस्क कम है क्योंकि अपना एक्सटर्नल डेब्ट सिर्फ 2.7% है जीडीपी. Also, small share of floating rate debt, that is at floating rate debt of central government, is less than 5%. Floating rate मतलब जो मार्केट फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होती रहती है, जैसे अभी बढ़ी हुई है, कम है या अप्रिशिएट डिप्रिशिएट भी हो जाएगी. Tends to limit rollover risk and insulates the debt portfolio from interest. एक और इफ यू सी ना, प्रीवियस ग्राफ में जाओ, वो डेट था ना, तो इफ यू सी जापान का 400 है, हमें ऑलमोस्ट 450 है उनका डेट. बट फिर भी उसका न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं आया था क्योंकि सारा डेट उनका इंटरनल है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ इंटरनल डेट होगा ना तो दैट विल बी सस्टेनेबल. बट जापान ओलंपिक्स नहीं होता है तो फिर भी उनको वाले ऑर्गेनाइजेशन तो न्यूज़ में होता ना. करेक्ट. इंटरनल है इसीलिए वो थोड़े प्रेशर में आके करवा रहे हैं ओलंपिक्स, वो भी लेट में. बट ग्रीस का सिचुएशन इफ यू रिमेंबर ना, ग्रीस वो सारा वो एक्सटर्नल था. इफ ग्रीस का डेट क्राइसिस एक्सटर्नल था. और उस एक्सटर्नल में भी अगर हम बात करें शेयर ऑफ फ्लोटिंग रेट जिसके अपन बात कर रहे थे कि वो फ्लक्चुएशन होता है, तो वो भी बहुत कम है. वो भी 5% है पब्लिक डेट का. मतलब
वो जो जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है वो भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो रोल ओवर रिस्क है वो भी कम हो जाता है, और इंसुलेट द डेट पोर्टफोलियो फ्रॉम इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी, जो पॉइंट हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो भी यहाँ पे एड्रेस हो रहा है। ग्रीस में अभी क्या सीन है कि उन्होंने चाइना से इतना पैसा ले लिया है कि एक ध्रुव राठी का वीडियो देख रहा था, उसमें उसके जो होते हैं ना एयरपोर्ट में उनका नाम लिखा होता है प्लेसेस का, वो भी चाइना में लिखने लगा है। इतना इतना इन्फ्लुएंस हो गया है अब। अब दी क्राइसिस आई है, अब हेल्प कहीं ना कहीं से तो लेगी, और चाइना रेडी है हर जगह। भाई श्रीलंका भी लिखने लगे कुछ दिन बाद चाइनीज लैंग्वेज में। अभी श्रीलंका में एक पोर्ट बना है ना, राज अंबन तोटा। बंटोटा। नहीं, उसके अलावा 99 years के लिए लीज मिल गया। एक कोलंबो के पास भी है, एक और भी बनाया है, सही कह रहे अरे हो। सब बना रहे हो, चाइनीज हॉस्पिटल बना दिया, फ्रेंडशिप बहुत हाँ है यार। हाँ वही वो टेक बुक डिप्लोमेसी का पार्ट है, तो आईआर में देखेंगे। अभी इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आ जाओ। Scenario analysis. Is India's current debt sustainable? In the forward-looking analysis, the survey suggests that even in the worst-case scenario where growth is anemic over the medium term, its impact on debt sustainability gets moderated by supportive monetary policy. Thus, even in the extremely worst-case scenarios estimated as 4% growth for next 10 years, IRGD is expected to remain negative for India, thereby ensuring sustainability of debt. ठीक है। If you see, no, the entire economic survey का theme ही यही है. Don't worry about all these things like debt या crowding out. बस spend करते रहो. Counter cyclical को push कर रहा है पूरा सर्वे. करेक्ट खर्चा करते रहो, बाकी अपने आप संभल जाएगा सब कुछ। ठीक है। ये देखो कंपोजिशन ऑफ जनरल गवर्नमेंट पब्लिक डेट। तो अभी सेंटर का जो शेयर है पब्लिक डेट के अंदर 70% है, और स्टेट का जो है वो 30% है। और वो अभी जो एन.के. सिंह कमेटी का बता रहा था, टोटल इसको मतलब इसको कम करके 40-20 का करना है, ठीक है। और कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसका देखो 6% ये एक्सटर्नल डेट, बाकी 94% इंटरनल डेट ही है। तो मतलब वो सस्टेनेबल है। एग्जैक्ट परसेंटेज पता है क्या किसका? ये कॉम्पोजिशन का, एक्सटर्नल और इंटरनल 5% ऐसे कुछ है ना, 27% या ये लिखा तो है सर्वे में। नहीं, ये तो बार ग्राफ में बताया है ना। बार ग्राफ में मतलब परसेंटेज ही तो हो गया। बार ग्राफ में वैल्यू कैसे चढ़ेगी? वो जो वैल्यू होगी वही तो चढ़ाएगा, तभी तो 6% आया होगा। ये टोटल डेप्ट का बार ग्राफ है कि उसमें से 6% ये है और 94 ये है। अपनी जीडीपी से कंपेयर करके कह रही हूँ कि पूरी जीडीपी में से कितना दिया हुआ है एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी कह रही हूँ उसमें। ये तो देखो ना 68% अभी बोला है ना सेंटर का है, उस 68% में से 2.7 कटा दो तो फिर वो एक्सटर्नल का निकल आया, उसमें से ऐसे निकल आया 65 समथिंग कुछ बचा होगा ओवरऑल। अभी था ना 68% है, 27 ऐसा कुछ सुना था मैंने। ये अपन ने ऊपर देखा था ना, द गवर्नमेंट डेट पोर्टफोलियो इज हैविंग वेरी लो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एज द एक्सटर्नल डेट इज ओनली 2.7% ऑफ एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 2.7% है, और ओवरऑल डेट कितना है अपना 68%। ऊपर ग्राफ में देखा था ना हम लोगों ने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखे तो। हाँ। अब ये 2.7% ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना? नहीं ये तो आई थिंक पूरे का है शायद। नहीं लिखा तो है गवर्नमेंट डेट पोर्टफोलियो। हाँ तो बस वही 68% में से 2.7% ये, बाकी तुम माइनस करोगे लगभग 65% वो आ जाएगा, ओवरऑल इंटरनल डेप्ट आ जाएगा। ये जो तुम पूछ रहे हो परसेंटेज में जीडीपी में, मतलब कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, इसमें वही चीज़ तो लिखी है। मैंने कुछ और सुना है, मैं देख के बता दूंगी। हाँ ठीक है, तुम भेज देना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पॉलिसी इम्प्लीकेशन 4/18 हो गई, कंटिन्यू करना है क्या? कितना बड़ा है? खत्म ही है अभी ये पॉलिसी इम्प्लीकेशन, ठीक है। फॉर इंडिया प्रैक्टिकल अप्रोच इन दिस सिनेरियो वुड बी टू प्रोवाइड रिगल रूम फॉर फिस्कल पॉलिसी टू बी काउंटर साइक्लिकल by setting the trigger as a 2-quarter slowdown in GDP growth of 3.5% when compared to average GDP growth over the previous 20 quarters. तो glossary देख लेते हैं। Wealth effect. The wealth effect is a behavioral economic theory suggesting that people spend more as the value of their asset rises. The idea is that consumer feels more financially secure and confident about their wealth
when their home or investment portfolios increases in value. एक है rollover risk. It is a risk associated with the refinancing of debt. Rollover risk is commonly faced by countries and companies when a loan or other debt obligation, like a bond, is about to mature and needs to be converted and or rolled over into new debt. ठीक है. Chapter at glance. This chapter establishes clearly that growth leads to debt sustainability in the Indian context, but not necessarily vice versa. This is because the interest rate on debt paid by the Indian government has been less than India's growth rate by now. Similar relationship is difficult to establish in advanced economies, which generally operate with lower growth rates. As the IRGD is expected to be negative in the foreseeable future for India, a fiscal policy that provides an impetus to growth will lead to lower, not higher, and debt to GDP ratios. The survey clarifies that it calls for a more active counter-cyclical fiscal policy is not a call for fiscal irresponsibility. मतलब पैसे डालते रहो. It is a call to break the intellectual anchoring that has created an asymmetric bias against fiscal policy. ठीक है. क्वेश्चंस है इसमें, देखना है क्या? हाँ देख लेते हैं. देख लेते हैं. ठीक है, एक सेकंड देना. IRGD पे है. IRGD पे है. It is a difference between nominal rate of interest in an economy and nominal rate of growth. सही है. More positive the IRGD, the easier it is for government to ensure debt sustainability. नहीं, उल्टा है, नेगेटिव होना चाहिए. India has never had a IRGD during the last 2.5 decades. सही है. नेगेटिव है ना. ये सही है. हाँ, अभी पढ़ा था सही ना है. LPG के बाद वाला. नहीं सॉरी, ये कह रहा है इंडिया हैज नेवर हैड अ नेगेटिव आईआरजीडी, तो ये तो आई थिंक है, तो ये गलत हो जाएगा. पॉजिटिव नहीं हुआ है ना सर. हाँ, ये गलत हो जाएगा फिर. हमारा पूरा ही नेगेटिव है ना. करेक्ट. तो इसका आंसर 1 ओनली होना चाहिए. ठीक है. IRGD पॉजिटिव मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ क्या नाम बोलते हैं, ग्रोथ. ठीक है. R माइनस G. हाँ ठीक है. पाँच 10 था ना इसमें. यार फुल फॉर्म ये था ना, इंटरेस्ट ग्रोथ रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल. हाँ, डिफरेंशियल. तो ग्रोथ माइनस, सॉरी क्या रेट बोल गया था, रेट माइनस. हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस रेट ऑफ ग्रोथ. ठीक है. ये था चैप्टर 2 था ना, तो 2 का 1 का A है. ठीक है, सही है. नेक्स्ट. The term Ricardian equivalence proposition mentioned in the economic survey is related to debt sustainability of a sovereign government, consumption's decision of consumers, stability of business cycles, या income inequality. B. यार वो ग्राफ नहीं समझ में आया था ना, जिन लोगों ने देखा था इसमें कौन एक वो आरी होल्ड और आरी नॉट होल्ड वाला. राइट. अच्छा, फ्लो चार्ट क्या रहेगा? सॉरी वो फ्लो चार्ट. स्पॉइलिंग देख लेंगे और अलग से, फिर तो इसको निपटा लेते हैं. ठीक है. इसका 2 का B है. ठीक है, सही है. नेक्स्ट. With reference to fiscal policies adopted by government, consider in a pro-cyclical fiscal policy, government reduces public spending or increases taxes during expansionary times. Pro-cyclical है. हाँ सही है. नहीं सॉरी, प्रो साइक्लिक बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा है, उल्टा लिख दिया इसने, तो ये गलत है. In a counter-cyclical fiscal policy, government increases public spending or reduces taxes during recession. सही है. Counter-cyclical fiscal policy decreases fluctuations in business cycle. सही है. सही है ना. सही है. 2 and 3 ओनली होना चाहिए. थर्ड का, थर्ड इज A. ठीक है, 2 and 3 ऑफ नेक्स्ट.
phenomenon of crowding out of private investment is based on the notion that supply of savings in the economy is fixed. Assumption थे ना सही है. 5 में से. In emerging economy, supply of savings can expand with growth in income. Supply Right. savings can Correct. expand. हाँ, correct. सही है. An increase in public expenditure always leads to decrease in private investment. नहीं है ना ये Not तो. necessary ना. Not necessary. इंडिया के केस में नहीं है. तो 1 and 2 होने Always- चाहिए. Always की जगह कुछ और होता तो शायद सही हो जाता ना. वो फिर डेवलप्ड कंट्री के स्पेसिफिक होता है तो सही हो जाता है ये. Can lead to. ठीक है. हाँ, डेवलप्ड और सही 1 से 2 है ना. 5th का 4th का डी. हाँ 4th का डी सही है. वेल्थ इफेक्ट. private saving increases with the rise in household income and value of personal assets. आई थिंक स्पेंडिंग पे था ना, सेविंग पे थोड़ी था ये. Wealth effect. हमने ये पढ़ा था ना, उसके एसेट राइज हो जाते हैं तो फिर वो ज्यादा इजीली खर्चा कर पाता है. हाँ तो ठीक है. सेविंग. हाँ, सही कह रहे हो. फिर है इन इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ वेल्थ पास डाउन थ्रू जनरेशंस लिमिट्स सोशल मोबिलिटी. आवाज नहीं आ रही शक्ति मैम. जनरेशन लिमिट्स सोशल मोबिलिटी ऑफ सर्टेन वल्नरेबल सेक्शंस. ये भी नहीं है. Rise in per capita income in wealthy nation is accompanied by rise in income and wealth inequality. Rise होगा अगर income है तो rise in income. ये भी नहीं है. Consumers spend more as the value of their assets rise. यही है. हाँ, ये है. D. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर Fiscal multipliers पे है ये. They capture the aggregate return derived by economy from an additional rupee of fiscal spending. सही है. They are greater during economic expansion as compared to recessionary periods. ये भी सही है. ये भी सही है. They are influenced by extent of liquidity in the market. नहीं. During recession. हाँ, हाई ड्यूरिंग रिसेशन है. ये गलत हो गया सेकंड वाला. जब रिसेशन होता है अगर तब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तब उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. ये तो सेकंड गलत हो जाएगा. अच्छा. और थर्ड वाला? They are influenced by extent of liquidity in market. हाँ, कह सकते हैं ना, क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है ना रिसेशन के टाइम पे, तब उस टाइम डाले तो उसका इफेक्ट पड़ता है. तो इन्फ्लुएंस करता है लिक्विडिटी कितनी है मार्केट में, फिजिकल मल्टीप्लायर्स को. तो 1 and 3 ओके. 6 का भी एकदम सही है. चलो नेक्स्ट. India's debt का है. Overall debt levels at a percent of GDP are the highest among the group of BRICS nation. ये गलत है. Lowest है. लोवेस्ट है. BRICS भी और OECD countries भी. Public debt level for India has declined since 2003 and has been stable since 2011. सही है. बट अभी आई थिंक शायद इसको अभी के टर्म्स में देखेंगे तो शायद ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अभी 2020 में तो काफी डिक्रीज हो गया होगा. बाकी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से तो सही है. हाँ, तो अभी अपडेट नहीं हुआ है तो यही चलेगा फिर. लेकिन ऑप्शन में भी नहीं. बट वो हाँ, मतलब- स्टेबल बोल रहा है ना सिंस 2011. वो भी तो गलत हो सकता है ना. नहीं ये तो था ना. देखो तो नहीं स्टेबल कहाँ, अभी थोड़ा बढ़ गया होगा ना. इकोनॉमिक सर्वे में हमने मतलब ये पढ़ा है, वही चीज मैं कह रहा था कि अब स्टेबल नहीं रहा होगा, बट इकोनॉमिक सर्वे में यही दिया हुआ था. ओके. ये सेम है. हाँ. In Government of India's debt share of external debt is substantially higher than internal debt. गलत. तो गलत है. 2.7 था. ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, है ना. 2 ओनली. ओके. 7 का भी है. सारे सही जवाब. बढ़िया. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है.
अपन ने फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कर लिया, कल अपन कर लेंगे। ओके, कितने और का टोटल? 10 और 20 है टोटल। ठीक है। आई थिंक लास्ट वाले थोड़े जल्दी हो जाएंगे, यहीं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है पहले पार्ट, बाकी में तो बस इन्फो है। ठीक है, ऑलराइट, वाइंड अप करते हैं ना आज। ठीक है, बाय गाइस। बाय, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू।